नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पे उत्तराखंड का इतिहास एक सीरीज चल रही है, जिसमें हम उत्तराखंड के इतिहास के बारे में टॉपिक टू टॉपिक और चैप्टर टू चैप्टर पढ़ रहे हैं। जिसमें हमने पिछले टॉपिकों में पढ़ा था उत्तराखंड में पवार वंश के सभी राजाओं के बारे में हमने जाना था। तो पवार वंश में ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसका शासन व्यवस्था कैसे चलती थी। तो पवार वंश के शासन व्यवस्था और अन्य फैक्टों के बारे में यहाँ पे हम इस वीडियो में जानेंगे और यहाँ पे हमारा पवार वंश पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पवार वंश से ये हमारा क्या है, लास्ट वीडियो है। तो पहले हम देखते हैं पवार वंश की शासन व्यवस्था के बारे में। अगर बात करें पवार वंश की शासन व्यवस्था की, तो प्रशासन व न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च पद जो था राजा था। जैसे कि हमने चंद्रवंश में भी पढ़ा था कि सबसे ऊंचा पद, चाहे वह न्याय की बात करें या फिर प्रशासन चलाने की बात करें, तो उन सबका मुखिया या फिर हेड कौन था? राजा था। ठीक है, तो यहाँ की जो गढ़वाल की जनता है, इसको बोलांदा बद्रीनाथ भी कहते थे, यानी कि बोलने वाला बद्रीनाथ। ठीक है, गढ़वाल में आपको पता है क्या है, बद्रीनाथ स्थित है। तो राजा जो था उसको किससे संज्ञा दी जाती थी? बोलांदा बद्री यानी कि बोलने वाला, बद्रीनाथ यानी कि एक तरीके से कहें तो भगवान से उनकी तुलना की जाती थी वहाँ के राजाओं की। ठीक है, किसके द्वारा? जनता के द्वारा। और जनता राजा को ही अपना सर्वे सर्वा मानती थी, खुश थी उनके कार्यकाल के दौरान। ठीक है, और बात करें अगर राजा के पद की, तो राजा का पद वंशानुगत था, यानी कि राजा का पुत्र ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। और इसमें भी ज्येष्ठा प्रथा थी, यानी कि जो राजा का सबसे बड़ा लड़का है वह क्या बनेगा? राजा बनेगा। ये क्या थी? एक प्रथा थी जो लगातार चलते हुए आ रही थी। युवराज को, जो राजा का पुत्र होता था युवराज, उसको टीका शब्द से संबोधित किया जाता था। राजा के महल को राजप्रसाद कहा जाता था। जो राजा का महल है उसको किस नाम से पुकारा जाता था? राजप्रसाद। ठीक है, इस महल में अभिलेखागार और चित्रशाला भी बनाई जाती थी, ताकि उनमें चित्रों का निर्माण किया जा सके या अभिलेखों को, जो अभिलेख है उनको लिखा जा सके। ठीक है, तो ये दो चीज़ें क्या थी? मैंडेटरी थी राजप्रसाद में। और इनकी अगर राजभाषा की बात करें तो राजभाषा थी इनकी गढ़वाली। और इनका अगर भूमियों की बात करें, तो जो मंदिरों को दी जाती थी उस भूमि को सदावर्त भूमि कहा जाता था गढ़वाल में। जैसे हमने कुमाऊं में पढ़ा था, कुमाऊं में कहते थे मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को गूढ़ भूमि, यहाँ कहा जाता सदावर्त भूमि। या फिर किसी को कामकाज या आजीविका चलाने के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे कहा जाता था अग्रहार। और जो बहादुर थे सैनिक, कोई सैनिक जिसने वीरता का अपना प्रदर्शन किया है युद्ध में, तो उसको जो भूमि दी जाती थी उसे कहा जाता था यथेष्ट भूमि कहा जाता था। ठीक है, और इनका जो साम्राज्य विस्तार था, इनका साम्राज्य विस्तार की बात करें तो पवार वंश ने अपना साम्राज्य बहुत विस्तारित किया था। उत्तर की बात करें तो दापा, जो कि हिमाचल प्रदेश के दापा तक इनका क्षेत्र था। पूर्व में, सॉरी, उत्तर हिमाचल प्रदेश नहीं, उत्तर हमारा क्या आएगा? चीन तिब्बत। ठीक है, चीन तिब्बत हो गया। जो पूर्व है, ये गलत लिख दिया है। उत्तर में हमारा क्या? दापा। ये पूर्व ना होके क्या होगा? पश्चिम होगा। ठीक है, पश्चिम में सिरमौर यानी कि हिमाचल प्रदेश, और दक्षिण में हमारा कहाँ? सहारनपुर। और पूर्व में कुमाऊं। इन जगहों पर इन्होंने क्या की थी? विजय प्राप्त की थी। मैंने बताया था कि जो प्रद्युमन शाह था वह क्या था? प्रद्युमन चंद के नाम पे उसने उत्तराखंड में, सारी कुमाऊं में शासन किया था। वह इसी पवार वंश का राजा था। ठीक है, तो चारों तरफ को इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया था। और अगर बात करें इनके राज प्रशासन की, तो राज प्रशासन कुछ इस तरीके से चलता था। जो राज प्रशासन है वह क्या था? मंडलों में विभक्त था। सबसे ऊपर क्या है? राज प्रशासन, जो कि किसके द्वारा प्रशासित होगा? राजा के द्वारा चलाया जाएगा। फिर राजा ने नीचे अपने क्या बनाए थे? मंडल बनाए थे।
ठीक है। और यहाँ पे मुख्यतः दो मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, मंडल भी दो भागों में विभक्त थे। एक अलकनंदा के पूर्व के मंडल और एक अलकनंदा के पश्चिम के मंडल। अलकनंदा के पूर्व के जो मंडल थे वह थे देवल मंडल, नागपुर मंडल और ऐसे ही कपरी मंडल, मलेथा मंडल और रमोली मंडल। ठीक है। और अगर बात करें फिर मंडल के जो नीचे आते थे, इन मंडलों के नीचे होता था पट्टी या परगना। ठीक है। और इस पट्टी या परगने का जो प्रमुख होता था उसे कहा जाता था कमीन। ठीक है, कमीन, या फिर इसको बाद में कहा गया सयाना, या फिर इसे कहा गया थोकदार। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा। किसके नीचे था ये? मंडल के नीचे था। ठीक है, मंडल के नीचे क्या? पट्टी या फिर परगना, जिसके प्रमुख को कमीण या फिर थोकदार कहा जाता था। और इसका नाम कमीण इसलिए भी पड़ा क्योंकि जो अधिकारी लोग थे, ये जो फिर ये अधिकारी था थोकदार, ये गांव में जाता था, तो इसका काम क्या था? कर वसूल करना। ठीक है। तो कहते नहीं है ऐसे, आगो तो कमीन, मतलब एक गाली है ये, जो कि पहाड़ी में की जाती है कि आ गया ये ऐसा करने के लिए, या इस तरीके से ये पैसे लेने आ गया। तो कहा जाता पहले, अब अभी भी लोग कहते हैं कि आ गया ये कमीन। ठीक है, तो उसी को कहा गया था कमीण, जो कि बाद में क्या बना था? हमारा थोकदार। ठीक है, इसका कार्य क्या था? मंडलों की, ये क्या था? मंडल के प्रशासनिक अधिकारी था। ठीक है, यानी कि मंडल, जितने भी मंडल थे उनका एक अधिकारी था जो कि उन मंडलों से कर वसूल करके राजा को देता था। ठीक है, पट्टी के बाद या किसी परगने के बाद आते थे गांव। इसका प्रमुख होता था सयाना। ठीक है, और गांव में जो न्याय व्यवस्था या प्रमुखता देखी जाती थी वह की जाती थी पंच द्वारा। ठीक है, और इस सयाने के, और इस पंच का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? हमारा सयाना होगा। 5 लोगों के होंगे जिसमें एक सयाना, एक प्रमुख होगा। और इसके नीचे रहते थे लेखादार और कारदार। ठीक है, ये क्या थी? हमारी जो पवार वंश है उसकी शासन व्यवस्था। मैं इसका एक इसी को आप लोग एक डायग्राम के रूप में बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स नहीं बन रहे थे। ठीक है, मैं एक फोटो लगा दूंगा जिसमें आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से आपने ये नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी? इनकी राज प्रशासन व्यवस्था। फिर इसके बाद अगर इनके भू राजस्व की बात करें तो इनका भू कर था 1/8। ठीक है, हमने चंद्रवंश में बात किया था कि उनका भू कर कितना था? 1/6। तो ये लोग लेते थे कुल उपज का 1/8। ठीक है, यानी कि अगर किसी का 100 किलो अनाज हो गया तो उसका 1/8% किसको देना होगा? राजा को हो देना होगा। यानी कि 1/8 मतलब कि करीबन 18 किलो के समतुल्य आएगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से इतना ही आएगा, 18-20। ठीक है, यानी कि 1/8% हिस्सा किसको देना है? हमने राजा को देना है। ठीक है, जिसे प्रारंभ में सिरती कहा जाता था, और उत्तरवर्ती शासनकाल में इसे, फिर बाद में जो पवार वंश का उत्तरवर्ती शासनकाल हुआ उसमें इसको रकम या मामला कहा जाता था। ठीक है, और सॉरी जो भूमि मापन की सबसे बड़ी इकाई थी उसे जूला कहते थे। जैसे अभी हम भूमि को मापते हैं, ठीक है, नाली में, हैकड़ में, ठीक है, हेक्टेयर में, तो ये सब क्या है? हमारी भूमि मापन की इकाइयां हैं। उस समय भी जो भूमि मापन की सबसे बड़ी इकाई थी वह क्या थी? जूला थी। ठीक है, और भूमि मापन की सबसे छोटी इकाई जो थी मुट्ठी थी। मुट्ठी तो अभी भी आप लोग कहते हैं कि 100 मुट्ठी भूमि वहां पे मिल रही है। ठीक है, मुट्ठी की जो माप है वह अभी भी विद्यमान है। ठीक है, और जो कर लिया जाता था वह अन्न या फिर स्वर्ण चूर्ण, जो सोने का चूर्ण होता है या बुरादा होता है उसके रूप में, या सोने के रूप में, या फिर अन्न के रूप में यह कर लिया जाता था जनता से। फिर बात करें अगर इनके भूमि के वर्गीकरण की, तो भूमि जो थी, जो राजा अधिग्रहण कर लेता था, वह 3 प्रकार की भूमि को अधिग्रहण करता था। एक होती थी सबसे पहले मुयाली भूमि। ठीक है, जिसके
मुयाली मतलब कि कहते हैं ना, ये अपने बीवी बच्चों को मुलिया गया, यानी कि अपना चले गया, मृत्यु हो गई। तो जिसके मालिक की मृत्यु होने के बाद जो भूमि है, मृत्यु हो जाती थी, तो भूमि किसके हो जाती थी? राजा की। गयली भूमि यानी कि अगर मालिक ने या कोई परिवार है, उसने भूमि छोड़कर कहीं और पलायन कर दिया, तो उसकी भूमि अब किसकी हो जाएगी? राजा की हो जाएगी। यानी कि इसको कहते थे गयली भूमि। फिर था तीसरा, औताली भूमि। औताली भूमि होती थी भूमि का अगर कोई मालिक है, उसका वंश ही ना रहे। कई परिवार ऐसे होते थे या अभी भी होते हैं कि जिनका परिवार या फिर वंश क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, तो वह उनकी भूमि भी किसकी हो जाती थी? राजा थी। ठीक है, ये 3 प्रकार की भूमि का वर्गीकरण था, जिनको राजा जो है अधिग्रहित कर लेता था। ठीक है, कर व्यवस्था की बात करें तो कर इनमें मुख्यतः चंदों से कम ही थे, जिसमें मुख्यतः सांगा कर, स्वर्ण कर और घी कर। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं। अगर बात करें इनकी धार्मिक व्यवस्था की, तो पवार वंश की जो कुल देवी है, वह राज राजेश्वरी है। हमने जब अजयपाल पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि अजयपाल ने राज राजेश्वरी अपनी कुल देवी को कहाँ पे? देवलगढ़ में स्थापित किया था। तो इनकी कुल देवी कौन थी? राज राजेश्वरी थी। सबसे अधिक इनकी जो मान्यता थी वह बद्रीनाथ में थी, और इनका प्रमुख तीर्थ था देवप्रयाग। और इन्हीं के समय से ही नंदा राज्यात का महत्व आरंभ हुआ, जो कि अभी भी उत्तराखंड की एक पहचान है। 222 या 224 किलोमीटर पैदल मार्ग की ये सबसे लंबी क्या है? धार्मिक पैदल यात्रा है, जिसमें हम नंदा जी की जो डोली है उसको ले जाते हैं, और विभिन्न पड़ावों से होते हुए नंदा जी की डोली अपना होम कुंड पे पहुंचती है, और वहां से जो चरसिंगा खाड़ो होता है वह क्या लेता है? कैलाश की ओर या फिर मानसरोवर की ओर, जो हमारा कैलाश है वहाँ की ओर प्रस्थान करता है, और जनता वहाँ से वापस आ जाती है। ठीक है, तो बहुत अधिक मान्यता है। और प्रत्येक 12 साल में जो गढ़वाल क्षेत्र है वहाँ पे एक ना एक चौसिंगा खाड़ो भी हो जाता है, 4 सिंगों वाला खाड़ो, जिसमें मैया यानी कि नंदा जी का सिंगार जो है वह लाद कर उसको उस यात्रा में शामिल किया जाता है। और उस समय पे वैष्णव धर्म यानी कि जो विष्णु को मानते हैं, वैष्णव धर्म की अधिक लोकप्रियता थी। यहाँ पे गढ़वाल में पवार वंश में अधिक लोकप्रियता किसकी थी? विष्णु भगवान की। और शैव धर्म यानी कि जो शिव जी को मानते हैं, ठीक है, तो शैव धर्म के भी लोग यहाँ पे विद्यमान थे। यानी कि दोनों ही, जो विष्णु और शैव यानी कि शिव, दोनों को मानने वाले लोगों की यहाँ पे विद्यमान थे, परंतु उसमें से वैष्णव धर्म को अधिक लोकप्रियता मिली थी। ठीक है, और अगर बात करें लोकल देवताओं की, तो भूमिया देवता और ग्वालियर देवता मुख्यतः जो ग्वालों से इनके जानवरों की रक्षा करते थे, उनको कहा जाता था ग्वालियर देवता। तो ये इनके क्या थे? प्रमुख देवता थे। अजयपाल के समय से नाथ संप्रदाय का बहुत प्रचलन हुआ था, क्योंकि अजयपाल ने नाथ संप्रदाय को अडॉप्ट कर लिया था। और अगर बात करें इनके अन्य तथ्यों की, तो इनके जो अभिलेख थे वह संस्कृत मिश्रित, ये गलत लिख दिया है, संस्कृत मिश्रित गढ़वाली भाषा में मिलते हैं। और पवार वंश की सबसे जो प्राचीनतम रचना है वह कौन सी है? ढोल सागर है। और इनका जो पवार वंश है वहां पे जऊ नामक एक लद्दा की मुद्रा भी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये क्या थे? गढ़वाल वंश के अन्य फैक्ट भी थे। और इससे बाहर गढ़वाल वंश जो गढ़वाल में है उसके पवार वंश से और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये गढ़वाल वंश जो है समझ में आया होगा, और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, अगर एक्सप्लेन अच्छे से किया है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसके बाद जो अन्य टॉपिक है हमारा, इसके बाद आएगा गोरखा शासन। गोरखा शासन के बाद हम पढ़ेंगे टिहरी शासन। टिहरी के बाद हमारा आ जाएगा ब्रिटिशर्स। और इस तरीके से हम उत्तराखंड का पूरा इतिहास या फिर पूरा उत्तराखंड अच्छे से कवर करेंगे, ताकि आपको बाहर कोचिंगों के चक्कर या फिर कहीं पे भी एप्लीकेशन के फालतू पैसे देने ना पड़े, आप यूट्यूब से ही फ्री में हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकें। ठीक है, अगर आपको मेरी ये मुहिम और ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।